ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 1। अगर मान लो कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म पे दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। फर्स्ट, if vector A is equals to 2i cap minus 3j cap, 2i cap minus 3j cap, अगर इसको आप ड्रॉ करोगे, वैसे तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड ड्रॉ इट ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली भी आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले आई का कोफिशिएंट लिख दो 2 स्क्वायर। सर दी बॉडी इज अपीयरिंग ब्लर। क्या बेटा? ब्लर हो रहा है नाउ सर। इट्स क्लियर। इधर से नहीं है दिक्कत, अपने एंड पे दिक्कत है तुम्हारे, इधर से नहीं है। हाँ, सो नाउ दिस इज ए इज इक्वल्स टू, वापस ब्लर हो रहा है बेटा इधर से नहीं है, तुम री एंटर कर लो एक बार। सो दिस इज रूट 13। तो इसका मैग्नीट्यूड ओके सर, आई एम री एंटरिंग। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट 13 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं आई के जे के, उनको स्क्वायर, उनके कोफिशिएंट को इस तरह से सॉल्व कर लिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। और अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? 2i प्लस है और j माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। यहाँ पे ये 1 2 एंड 1 2 एंड दिस इज 3 -3 -2 -1 1 एंड 2 है ना। तो आपका जो a वेक्टर है 2i, और x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y डायरेक्शन का होता है j कैप। तो इस वेक्टर को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। दिस इज वेक्टर ए। समझ गए या नहीं? तो ये हमने इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर दिए। समझ गए? मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट 13। और ग्राफिकली हमने इस वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ये ग्राफिकली ड्रॉ कर दिए बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? ग्राफिकली कैसे ड्रॉ किए और मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, मेरी एंटर हो रहा था। हाँ ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ था यहाँ पर, क्वेश्चन ये था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j कैप। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकली इस तरह से बनेगा, देखो x एक्सिस में ये 1 और 2, y एक्सिस में 1 2 3। तो 2i मतलब ये जो 2 है ये x कंपोनेंट है, और -3 क्या है इसका? y कंपोनेंट। y कंपोनेंट -3 या फिर 3j कैप लिख सकते हो आप इसको। इसको लिखने का तरीका ये भी है, देखो वेक्टर a को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2i कैप माइनस 3j कैप, या फिर 2i कैप प्लस 3 ऑफ माइनस j कैप, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ग्राफिकली आपने ऐसा ड्रॉ कर दिए, ये ग्राफिकली आपने इसको ड्रॉ कर दिया। दिस इज ग्राफिकली, और ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रूट 13। समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो एक बार, और ना है। ओके, कोफिशिएंट समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। और नाउ पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? नाउ पेज नंबर 2, नाउ पेज नंबर 2, ध्यान देना, पेज नंबर 2, फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ वेक्टर f इज इक्वल टू 4i कैप, दिस इज माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इसका? फाइंड, सर मैं एंटर करूँ क्या? ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f। सर हेलो सर। ओके, कर लेना बेटा, री एंटर कर ले फटाफट, कर ले। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? एंड फाइंड एंगल √61। हाँ, फाइंड एंगल विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। कल बताया था मैंने लास्ट में, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इसको देखना है, इनका एंगल भी निकालना। तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ f मतलब f दैट इज इक्वल टू सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर सम कर दो, रूट लगा दो, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? ये 16 प्लस 9 प्लस 36, आंसर रहेगा न्यूटन में। सो दिस इज 25 और ये 61 है ना, √61 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, √61 न्यूटन। और कल मैंने ये बताया था आपको कि जैसे ये वेक्टर है, वैसे तो अपन इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, 3 डायमेंशन, इसलिए x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट -4, 3, 6 है। तो ये बन गया आपका वेक्टर f, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4 मतलब x वाला कोऑर्डिनेट, +3 ये y कोऑर्डिनेट हो गया, और ये 6 ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? इसका z कोऑर्डिनेट हो गया। तो x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ में बीटा और z एक्सिस के साथ में एंगल कितने का है? गामा का है। तो याद है अपन ने कैसे लिखे थे यहाँ पे एंगल? सो नाउ cos अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन f, मतलब fx अपॉन f, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो x कंपोनेंट कितना है इसका? -4 अपॉन √61, इतना लिखकर छोड़ दोगे क्योंकि पूरी वैल्यू हमको नहीं पता। cos बीटा इक्वल्स टू fy अपॉन f, सो दिस इज 3 अपॉन √61, और cos गामा इक्वल्स टू आएगा fz अपॉन f। तो z कंपोनेंट कितना है? 6 अपॉन √61। तो आपने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इस तरह से एंगल निकाल दिए। ये कल बिल्कुल लास्ट में बताया था मैंने, जिन बच्चों, इसलिए बोलता हूँ भाई डेली आपको पूरा एंड तक क्लास करना है, जब तक क्लास खत्म नहीं होती पूरा करना है। और अगर मिस होती है क्लास तो उसका वीडियो जरूर देखो पूरे एंड तक, है ना? ओके, अभी अगला क्वेश्चन, अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे वेक्टर का कंपोनेंट मेथड में, कंपोनेंट मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 देखो अभी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग कंपोनेंट मेथड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j कैप है, हाँ,
और वेक्टर बी इक्वल्स टू सपोज दिया हुआ है 4i प्लस 5j कैप, समझ गए ना। देन आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड फर्स्ट, एक वेक्टर आपके पास में है सपोज दिस इज सी वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस बी आपको निकालना है, और दूसरा एक डी वेक्टर है जो है a माइनस बी। तो c इज रिजल्टेंट ऑफ a एंड b एंड d इज रिजल्टेंट ऑफ a एंड माइनस b या a माइनस b। तो c किसका रिजल्टेंट है, a प्लस b का, और d किसका रिजल्टेंट है, a माइनस b का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a के कोफिशिएंट 2i प्लस 3j एंड माइनस 4i प्लस 5j। तो इसको क्या करना होता है, बहुत सिंपल रहता है ये, i को अलग सॉल्व कर दो, तो 2 माइनस 4i कैप प्लस जे को अलग सॉल्व कर दो, 3 माइनस 5 सर एडिशन होगा ना, हाँ। सर एडिशन होगा ना। अरे हाँ सॉरी, एडिशन आएगा, तो आई को अलग ऐड करो, जे को अलग ऐड करो, तो सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया बेटा यहाँ पे 6i कैप प्लस 8j कैप। अब यहाँ पर इसके बाद आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो ये भी अगर आपको फाइंड करना है भैया मैग्नीट्यूड भी निकाल दें इसका, सी का और डी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा जिससे तुम माइनस में जो मिस्टेक होती वो ना हो आपसे, 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100 बचेगा, और रूट 100 मतलब कितना आ गया 10। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना c वेक्टर किसके बराबर है, a प्लस बी, तो c का मैग्नीट्यूड कितना होगा, c मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, ऐसा भी लिखा जाता है a प्लस बी, c का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों तरफ ले लो, तो ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका 10 यूनिट आ गया, या वैल्यू 10 आ गई, अभी हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा था इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया। समझ गए, अरे भाई समझ गए या नहीं, कोई डाउट है किसी को इस पे, बहुत आसान है। आई के कोफिशिएंट को अलग ऐड कर दो, जे के कोफिशिएंट को अलग ऐड कर दो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। ओके, अभी देखो अब इस पे, यहाँ पे अब आते हम पेज नंबर 4 पे, और अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डी वेक्टर। तो डी वेक्टर किसके इक्वल है, a माइनस बी के, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 4, यहाँ पे रहेगा 3 माइनस 5, और अब आप का जो डी वेक्टर है देखो, तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 कितना बच रहा है, माइनस 2i कैप, और ये कितना बच रहा है माइनस 2j कैप। समझ गए, तो d का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 4 इक्वल्स टू रूट 8। समझ गए कि नहीं, देख लो अभी, अरे समझ गए, चलो सर रूट 8 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ कर सकते ना, रूट 8 को आप और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 2, और सॉल्व कर दोगे 2 की वैल्यू 1.414, तो ये जाएगा 828 2.828, ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये रूट 8 में से आंसर ला लिए तो उसके आगे सॉल्व नहीं किए तो, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिए हुए है, आंसर कैसा दिया, आंसर रूट 8 है तो ठीक है, 2 रूट 2 है तो भी ठीक है, या 2.828 है तो भी ऐसा सोचना पड़ेगा ना आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। हाँ सर अभी तो आपने मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिए आई कैप जे कैप, अगर डायग्राम के फॉर्म में दिया तो पहले आई कैप जे कैप निकालना पड़ेगा क्या? यस बिल्कुल सही पल्लवी,
ये तो अभी हमने डायरेक्ट आई कैप जे कैप, और अगर तीनों कंपोनेंट ले ले आई कैप जे कैप के कैप मतलब तीनों वाले, चलो अभी एक क्वेश्चन में आ रहा हूँ उस पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले जल्दी से, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिए? ले लिए सर। ठीक है, अभी पेज नंबर 5 पे वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आज लीव नहीं करना, आज थोड़ा लेट तक भी क्लास जा सकती है, क्योंकि आज अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे। थ्योरी लगभग पढ़ ली है अपन ने इसकी। दिस इज पेज नंबर 5। अभी देखो एक क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन मैंने बना दिया यहाँ पे, अभी क्वेश्चन के फॉर्म पे अपन देखते हैं इसका यूज कैसे आना, जो कमिंग चैप्टर है अपना उस पे यूज कैसे आते हैं ये, ठीक है? क्वेश्चन के फॉर्म पे अपन देखते हैं अभी पेज नंबर 5। अभी देखो क्वेश्चन इस तरह से बना दिया मैंने यहाँ पे, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 3i कैप प्लस या -4 j cap meter per second and acceleration vector is 2i cap plus 3 j cap meter per second square, then find the velocity and speed at टाइम। ये कब की वेलोसिटी? दिस इज एट t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद में आपको क्या बताना है? स्पीड एंड वेलोसिटी बताना है। जैसे ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो एक्चुअल में जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है वो भी इसी तरह से बनती है यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या कर लो, यूजिंग v vector is equals to u vector plus a vector into t। ये फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, लेकिन अपन ने अभी तक वन डायमेंशन के लिए पढ़े थे। ये वेक्टर फॉर्म पे भी लिखी जाती हैं, और ये इक्वेशन तब लिखोगे आप जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, क्योंकि t के फॉर्म पे नहीं है कहीं पर भी, है ना? तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इस इक्वेशन का यूज कर लो। तो u वेक्टर कितना है आपके पास में? 3i माइनस 4j कैप, ठीक है? दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर कितना है? 2i प्लस 3j कैप, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आप 5 सेकेंड अगर लेते हो, फिर सॉल्व कर लो, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो ये रहेगा 3i माइनस 4j, फिर प्लस, अब ये 5 का मल्टीप्लाई कर देना, तो दिस इज 10i प्लस 15j कैप, और सभी का आंसर काय में रहेगा? आपका मीटर पर सेकंड में रहेगा। अब इसको और सॉल्व कर दो, तो 3i को अलग लिख दो, 3 प्लस 10, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही करना, प्लस -4 प्लस 15j कैप, और आखिरी में लिख दो मीटर पर सेकंड। तो ये स्टेप को ध्यान से समझना। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? 3 प्लस 10 कितना बन गया? 13i कैप, माइनस 4 प्लस 15 कितना बन गया? 11j कैप। ये काय में आ गया? आपका मीटर पर सेकंड में। तो देयरफॉर स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू v, जिसको आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हो। तो स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर रूट 169 प्लस 121, दिस इज इक्वल्स टू, फाइनली इसका जो आंसर आ गया स्पीड का, ये 0.290 बराबर है, 290 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की ये सब रिलेशंस हैं, कैसे यूज होती हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया। आई थिंक किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी इसको देखने पे या समझने पे, है क्या किसी को?
अब आगे देखो अभी ना, पेज नंबर 6। नाउ पेज नंबर 6 देखो, अभी पेज नंबर 6 में अपन अब देख रहे हैं यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे अपन देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सपोज इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को मैंने किससे डिनोट कर दिया? आर वेक्टर से, एंड शॉर्ट फॉर्म में अपन पी भी लिखेंगे इसको। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या होता है समझते हो कि नहीं? पोजीशन का मतलब समझते हो ना? पोजीशन मतलब उसकी लोकेशन कहां पर है। पोजीशन का मतलब उसकी लोकेशन कहां पर है ना? अभी जैसे आपकी जो पोजीशन है आपके घर में होगी या किसी कमरे पे होगी, ठीक है, किसी रूम पे होगी, तो आप उसको बता सकते हो कि मैं इस रूम पे हूँ, ठीक है। तो यही पोजीशन वेक्टर अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। मान लो यहाँ पे इसको मैं एक एग्जांपल से शो कर रहा हूँ। if the position of fan in a room from one corner is, किसी एक कॉर्नर से दी हुई है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं इस रूम को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये एक कोई हमने रूम इमेजिन किया और किसी कॉर्नर से उसकी पोजीशन, फैन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन नहीं समझा। अभी बना रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं है, अभी रुक तो जाओ, अभी पूरा क्वेश्चन करने तो दो। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इधर पे हो गया, इसको वाई एक्सिस मान लो नीचे, ये हो गया ओरिजिन, और इधर ऊपर के डायरेक्शन को जेड एक्सिस। ये मान लो कोई रूम है आपका, ठीक है, और किसी फैन की जो पोजीशन है इस कॉर्नर से देखी जा रही है, और आपने एक लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया, दूसरी लाइन को आपने क्या मान लिया? वाई एक्सिस मान लिया, तीसरी लाइन को आपने क्या मान लिया? वहां पर जेड एक्सिस मान लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, है ना, ये स्टॉप वॉच का बॉक्स है। अभी 3 डायमेंशन की बात करें अगर अपन, तो ये एक कॉर्नर दिख रहा आपको, ये वर्टिकल हाइट दिख रही, बराबर है? अभी समझ गए 3 डायमेंशन में? सर एक और बात। ये देखना 3 डायमेंशन में ये बॉक्स दिख रहा है, आप अपने कमरे को इमेजिन करो, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन को आपने जेड एक्सिस मान लिया, ये वाले डायरेक्शन को आपने एक को वाई एक्सिस मान लिया, और एक डायरेक्शन को इसको क्या मान लिया आपने? एक्स एक्सिस मान लिया। समझ गए? ये यहाँ पे देख ऐसे ऐसे अपन ने जमा लिए। अभी समझ गए 3 डायमेंशन में ये? यस सर। यस सर। ओके, क्लियर हो गया ना 3 डायमेंशन में कैसे जमा दिया मैंने? क्लियर हो गया ये? तो ये एक कॉर्नर से फैन की पोजीशन दी हुई है कि एक्स एक्सिस पे पोजीशन ऑफ फैन इज गिवन बाय, एक्स डायरेक्शन पे ये है 4 मीटर, वाई डायरेक्शन पे है 3 मीटर, और जेड डायरेक्शन पे कितना है? 5 मीटर। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है, पोजीशन वेक्टर। तो किसी फैन की पोजीशन एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर दूर है, वहां से वाई डायरेक्शन में चलोगे तो 3 मीटर है, और ऊपर उठोगे तो कितना दिखेगा आपको? 5 मीटर दिखेगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए यहाँ पर इस फैन की पोजीशन का, तो ध्यान देना, मैं दोबारा क्या करूंगा, डायग्राम को ध्यान से समझना अभी ये, ठीक है, ये डायग्राम को ध्यान से समझना। इसका पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे।
ये y डायरेक्शन हो गया, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज z डायरेक्शन, ठीक है, और ये डायरेक्शन बन गया आपका x। आप यहां से पोजीशन देख रहे हो, तो x डायरेक्शन में आप कितना चलोगे यहां से, x बहुत ध्यान से समझना इसको, x डायरेक्शन में आप कितना चलोगे, x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, 4 मीटर ना, अरे x डायरेक्शन में 4 मीटर चलना पड़ेगा ना भाई। यस सर। तो यहां से आप 4 मीटर चलो, तो ये सपोज आप यहां तक आ गए A पॉइंट तक 4 मीटर चलकर x डायरेक्शन में, समझ गए या नहीं, x डायरेक्शन में आप 4 मीटर चलकर A तक आ गए। अब यहां से आप कौन से डायरेक्शन में मुड़ोगे, y डायरेक्शन में कितना चलोगे, y डायरेक्शन में मुड़कर 3 मीटर। तो ये ऐसा यहाँ कहीं तक देखेगा आपको, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर, और आप कहाँ पे पहुंच गए, B पे। अब कहाँ पे जाना आपको, z डायरेक्शन में कितना जाना है, 5 मीटर। हाँ, तो यहाँ से अब आपको ऊपर उठना पड़ेगा और आप ये पॉइंट P तक पहुंचोगे, और कितना ऊपर उठना पड़ेगा आपको, 5 मीटर और ऊपर। 5 मीटर। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी डायग्राम पे? आपको No, x sir. डायरेक्शन No, में sir. 4 मीटर चलना पड़ेगा, y डायरेक्शन में 3 मीटर, और ऊपर कितना उठना पड़ेगा आपको, 5 मीटर। तब आप कहाँ पे पहुंचोगे, फैन के पास पहुंच जाओगे। एंड सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ फैन हियर, ये फैन की पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है आपका, तो आप फैन के पास पहुंच गए। क्लियर हो गया ना? तो अब इसका जो वेक्टर बनेगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। कोई बता सकता है ये वेक्टर आर कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे ये वेक्टर आर को कैसे लिखोगे, वेक्टर आर कैसे लिखोगे? पॉलीगॉन लॉ पढ़े थे अपन ने, यस वेक्टर, सर। हाँ, वेक्टर आर कैसे लिख रहा है, वेक्टर आर मतलब आपका ओपी वेक्टर है, ये यहाँ तक। तो ये बना कैसे बेटा, आप ओ से ए तक गए, फिर ए से आप बी तक आए, और फिर आप बी से पी तक गए, है ना? तो दिस इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आर वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू, किसके बराबर बना, ये वाली वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, और ये वैल्यू z है। तो दिस कैन बी रिटन एज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सो देयरफॉर इसका जो पोजीशन वेक्टर है r, है ना, या OP, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। समझ गए या नहीं? यस सर। देख लो अच्छे से, अभी देख लो अच्छे से, सर समझ गया। समझ गए सभी बच्चे? डायग्राम अच्छे से देख लो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है डायग्राम। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे? ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट के, मतलब किसी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हो। समझ गए अब? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है? क्लियर हो गया बिल्कुल? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे अपन ने, है ना? ये 3 डायमेंशन में मैंने बता दिया। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप का यही फायदा होता है, यूनिट वेक्टर के साथ में आप पोजीशन को बहुत आसानी से शॉर्ट फॉर्म पे बता सकते हो। ये फायदा होता है वेक्टर का। क्लियर हो गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इस पे? हेलो, किसी को कोई डाउट है? सर एक बार देख लो तो। हाँ, देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, फिर कोई डाउट है तो पूछो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले ली स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। हाँ, पेज नंबर अब 7 पे आते हैं अपन। ये था पोजीशन वेक्टर आपका। नाउ पेज नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 7। अब हम देखते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर कैसे लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप डिनोट करोगे डेल्टा आर से, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आर एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फाइनल पोजीशन वेक्टर। आर आई वेक्टर का मतलब क्या हो गया, दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब डायग्राम में इसको कैसे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डायग्राम पे अपने को देखना है। तो ये सपोज यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर पे आपने सपोज z एक्सिस ले लिया, ये बन गया ओरिजिन। मैं यहाँ पे लेट पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, दिस इज दियर इनिशियल पोजीशन, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई एंड जेड आई इनिशियल के लिए। हाँ, और ये पार्टिकल यहां से ये घूम फिर कर यहाँ कहीं पे पहुंचा Q पॉइंट पर, और ये फाइनल पोजीशन कहलाएगी। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एफ वाई एफ एंड जेड एफ। अगर आप वैल्यू देखते हो कि भाई हम वैल्यू ले लें, ये पाथ हो गया इसका, दिस इज दियर पाथ। अगर आप वैल्यू ले लें, मान लो x की वैल्यू ये 3 है, y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 2 है, और फाइनल पोजीशन x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 4 है, y की वैल्यू सपोज -2 है, और z की वैल्यू सपोज 5 अपन ने लिया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, थोड़ा बताओ जरा, कहां से कहां तक रहेगा डिस्प्लेसमेंट इसका? P से Q। P से Q तक। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको हमने किससे डिनोट किया? डेल्टा आर से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा रहेगा? P से Q का रहेगा। P से Q इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, P से Q यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो कैसे लिखोगे? अब मैं यहाँ पे डायग्राम में और थोड़ा सा बनाता हूं। ये वाला वेक्टर कौन सा कहलाएगा बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये वाला वेक्टर कौन सा कहलाएगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना? तो अगर आप पहले समझ गए या नहीं? यस सर। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपको लिखना है व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। एंड आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3i प्लस 5j प्लस 2k कैप। आप मीटर में लिख दो इसको, है ना? सपोज ये जो पॉइंट है ये मीटर में दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के, तो आपने मीटर में लिखा। और अब फाइनल पोजीशन वेक्टर आप लिखोगे तो दिस इज एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप। वैल्यू रख दो। सो दिस इज 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप मीटर। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर बन गया आपका। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ? यहाँ पे ट्राइंगल रूल लगा दें। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर फाइनल वेक्टर में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, या ट्राइंगल रूल देखो, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर किसके इक्वल है? OQ वेक्टर की इक्वल है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप देख रहे हो तो कौन से ट्राइंगल में? OPQ में O से P वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर आएगा। देखो अच्छे से, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर। यही है ना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देयरफॉर यहाँ पर PQ वेक्टर किसके बराबर बनेगा? PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ऐसा बनेगा। देख लो अभी, PQ वेक्टर OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर बनेगा। आपने किसको लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ले गए? OP को उठा के राइट साइड पे ले गए आपने, है ना? समझ गए या नहीं?
अरे समझ गए, ओपी को Yes, sir. कर ले गए। व्हाट इज ओ क्यू? ओ क्यू क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म पे अगर लिखना जैसे पी क्यू वेक्टर लिखा है, तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर है। तो अगर पी क्यू वेक्टर निकालना है तो आपको क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेथड हो गई यहाँ पे। ये वैसे तो अपन सीधे सीधे भी कर लेंगे, बट मैं सभी तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखने के सभी तरीके को हम देख रहे हैं। तो अगर कहीं पे पी क्यू वेक्टर लिखा है तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से आपको पी के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देख लो, अभी समझ गए? देख लो अच्छे से। कोई डाउट अभी इस पे? किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में किसी को कोई डाउट है क्या? से ये कर सकते हैं ना? हाँ, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही कर रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर को मिला दिए अपन सीधे सीधे। सर हाँ सर इसमें जैसे आपने लिखे पीवी प्लस पीवी ऑफ क्यू माइनस पीवी ऑफ पी, तो हाँ। इसको सर वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं, इसलिए तो बता रहा हूँ ना मैं सभी को। मतलब हमें इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी आगे, हम सीधे सीधे कर लेंगे। हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती आगे चल के, ठीक है? ये हमेशा Yes, वैलिड sir. होते हैं, ठीक है? इसलिए तो अपन इस तरह से लिख रहे हैं। समझ गए? जी सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ले लिए? अब हम Yes, sir. ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पी क्यू कौन सा वेक्टर है? पी क्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हमने क्या लिखा? डेल्टा आर लिखा है यहाँ पे। पी क्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हमने डेल्टा आर लिखा है। तो अब ये सीधे सीधे हो गया, आप अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। पेज नंबर 8 देखो, दिस इज पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। सो देयरफॉर PQ वेक्टर या डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। सो देयरफॉर डेल्टा आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल भी लिख दो, और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4i कैप माइनस हाँ, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप माइनस K ऑफ 3 minus आई कैप प्लस 3 5 जे i कैप कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 2 के कैप प्लस 2 के कैप। अभी देखो, अब इसको सॉल्व कर दो, तो डायरेक्ट कर दो, जरूरी नहीं कि आई आई अलग लिखो। 4 में से 3 क्या कितना बचेगा? 1 i कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे प्लस कैप ऑफ माइनस 2 माइनस 5 जे कैप प्लस ऑफ फिर कितना लिखोगे? 5 माइनस 2 के कैप। जे के तो कैप आपको जैसे भी आता वैसे सॉल्व कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी स्टेप आप यूज करोगे। 4 में से 1 गया 1, तो आई कैप बचेगा सिर्फ माइनस माइनस 7 7 जे कैप, डायरेक्ट भी कर सकते थे, एंड प्लस 3 के कैप। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरी स्टेप को फॉलो करोगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें मतलब ये वाले रिजल्ट से है, बीच में क्या किया उससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें फाइनल आंसर से मतलब होता है। ठीक है, समझ गया इतना? हेलो, ये आंसर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आंसर बन गया आपका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्लियर हो गया बेटा? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर इनिशियल पोजीशन क्यू रहती तो फिर उल्टा करना पड़ता आपको।
उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा पर आंसर डिफरेंट आएगा क्या सर? हाँ, फार्मूला मेथड यही है, आंसर डिफरेंट बनेगा, मेथड यही रहेगी, मेथड नहीं बदलेंगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैंने पहले मतलब बताया वही यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, फाइनल पोजीशन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, तो आपको हमेशा फाइनल में से इनिशियल को ही सब्ट्रैक्ट करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए क्या? हो गया? हो गया क्या? ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन ये ले रहे हैं हम, पेज नंबर 9, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है कंपोनेंट मेथड से। कंपोनेंट मेथड से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 9। सर हम कंपोनेंट मेथड कब यूज करते हैं? अरे कंपोनेंट मेथड ऐसा नहीं रहता बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ना फिजिक्स को मैथ्स के जैसा या फिर दूसरे सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट मत करो फिजिक्स को। आप लोग फिजिक्स को समझो और फिर हमको अप्लाई करते बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं हर चैप्टर में। अभी जैसे अपन ने जो चैप्टर पढ़े काइनेमेटिक्स का, वहां पे सिर्फ 3 फार्मूले थे, वो 3 ही फार्मूले पे पूरा चैप्टर है और अलग अलग केसेस अपन ने पढ़े वहां पे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला, आपको अपने लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हमको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, लॉजिक लगाना पड़ता है यहाँ पे। आप, मैं ये नहीं बता सकते कि हाँ यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, वो आपको सोचना फिर अप्लाई करना है। फिजिक्स में लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, उसी से पूरी फिजिक्स चल रही है आपकी, तो आपको सोचकर लगाना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन करना, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। पेज नंबर 8 या 9? 9 ओके, माइक म्यूट कर लो बेटा, सभी बच्चे माइक म्यूट कर लो। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द, माइक म्यूट कर लो, रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, ध्यान देना अभी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर f1, f2 एंड f3 सच दैट, आपको नेट फोर्स निकालना है, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3। इन तीनों का सम करना, बहुत ध्यान से समझना अभी क्वेश्चन को। 3 वेक्टर का सम आपको करना, f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब पूरा निकालना, मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। और वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस पे f1 ऐसा दिया हुआ है, दिस इज f1, f1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 न्यूटन। ठीक है, और इधर पे दिया हुआ है, ये है f2, f2 की वैल्यू है 5 न्यूटन, और ये एंगल 37 डिग्री का है। और यहाँ पे फिर ये f3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 10 न्यूटन, और ये एंगल यहाँ पर 53 डिग्री का दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? आपको इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और ध्यान से समझना, अब ये आगे बहुत यूज में आने वाले हैं। मैं भी यहाँ पे आपको वही उसी टाइप के या उसी पैटर्न के क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको आगे यूज में आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी आपको इन तीनों का सम करना है। तो तीनों का सम कैसे करोगे? जैसे किसी बच्चे ने बताया था कि सर कंपोनेंट में तो हम सीधे सीधे ऐड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अगर डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम से फिर कैसे सॉल्व करना है ना, समझ गए या नहीं? किसी बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन। सुजल, तुम 2-2 आईडी से एंटर कर रहे हो क्या? सुजल, सर एक आईडी को लीव कर दो आप, मोबाइल हैंग हो गया है।
कौन सा वाली आईडी को? तो चाइनीज वाली। यस सर। ठीक है। हाँ, अभी इसको देखो बेटा, यहाँ पे 3 वेक्टर का सम हमको करना है, 3, लेकिन डायग्राम बने हुए, कंपोनेंट नहीं दिए हुए, तो क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले सभी को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखोगे, है ना? अरे समझ गया या नहीं? सर हाँ सर वो नहीं सर। F1 F2 और F3 होगा, आपने 2 बार F3 कहाँ पे 2 बार F3 लिखा? अच्छा हाँ सॉरी, वो ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सभी को आपको कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है, सभी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है, ठीक है? सभी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है और फिर ऐड कर देना, सबसे आसान तरीका। तो F1 को कैसे लिखोगे बताओ कंपोनेंट फॉर्म पे? F1 को कैसे लिखोगे? हेलो, F1 को कैसे लिखोगे कंपोनेंट फॉर्म पे? डायरेक्ट आ जाएगा F1 की नहीं? 10 i कैप यस सर, डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट आ जाएगा। और F2 को कैसे लिखोगे? सभी बच्चे ध्यान से समझना और लीव नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और ऐसे आगे आपको बहुत काम में आएंगे। अभी कोई लीव होता है तो दोबारा री एंटर करो, और नहीं तो फिर क्लास के बाद में जो वीडियो है शाम को देखा करो, उसको पूरा कंप्लीट करना। लेकिन ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म पे आप इसको सॉल्व कर दो। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते, मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट का मतलब होता है कि यहीं पे कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो सबसे पहले देखो, आप F1 वेक्टर को कैसा लिखोगे? 10 न्यूटन आई कैप, आया ना? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। ठीक है, F2 को कैसे लिखोगे? F2 के लिए आपको यहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा आएगा इसका? F2 sin 37, और ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा इसका? F2 cos 37। वेरी गुड। तो F2 वेक्टर को कैसे लिखोगे आप? F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू F2 cos 37, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन पे, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप प्लस, ये कितना बन गया यहाँ पे? F2 sin 37 j कैप, आया ना? यस सर। समझ गया या नहीं? यस सर, समझ गया। यस सर। हाँ, वैल्यू पुट करना, अभी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। F2 की वैल्यू 5 है, cos 37 कितना होता है? 4/5 माइनस आई कैप प्लस 5 इंटू 3/5, ये j कैप। 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो F2 इन कंपोनेंट फॉर्म इज -4i कैप प्लस 3j कैप, ये आ गया न्यूटन में आपका। समझ गए? समझ गए F2? यस सर। F2 अच्छे से देखो सभी बच्चे। अब F3 लिखना है, F3 को ब्रेक करना। F2 लिख दिया आपने, अब F3 को लिखना है। F3 भी बचे क्या? हाँ, F3 को इसी जेड तरह एक्सिस पे लिखना है। आएगा? क्या बेटा? F3 जेड एक्सिस पे आएगा? नहीं, F3 देख ऐसा बनेगा ना, एक ये यहाँ पे आएगा एक कंपोनेंट इसका, और एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा? दिस इज F3 cos 53। एंगल यहाँ पे बना तो ये कॉस वाला पार्ट है, और दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा इसका? F3 sin 53। समझ गया? ये लास्ट वाले को देखो, थर्ड वाले को देखो कैसे ब्रेक कर रहा है। ये वाला एंगल यहाँ से बना, इसलिए F3 cos 53 है। मतलब ये दिमाग में नहीं रखना कि y डायरेक्शन में हमेशा साइन लेना है। जैसे यहाँ पे ठीक है, इसका y कंपोनेंट यहाँ पे sin 37 है, लेकिन यहाँ पे ये cos 53 है, क्योंकि एंगल इसके साथ में बना है। और ये बात कहाँ से आई है? हमारी ट्रिग्नोमेट्री, याद है कि नहीं? राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री। अरे समझ गए? सर। देखो ये वाले ट्रायंगल को बना लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। ये इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है ना भाई यहाँ पे, और ये एंगल यहाँ पर 53 डिग्री का है, और ये वाली वैल्यू आपकी F3 है। तो अब ये हो गया x और ये y है यहाँ पे। तो इस राइट ट्रायंगल में अगर आप cos 53 देखोगे तो ये वैल्यू आएगी y/F3, और sin 53 अगर देखोगे तो ये वैल्यू रहेगी x/F3।
F3। इसलिए ये वाला पार्ट आपका साइन के साथ में आया और ये वाला पार्ट किसके साथ में आया, कॉस के साथ में। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, यहाँ पे गलती नहीं करना, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होती है। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम बहुत आसान है, सबसे आसान होती है ये सब प्रॉब्लम, वेक्टर बहुत आसान है। अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो देखो अभी F3 को हम लिखते हैं यहाँ पर, सो देयरफॉर F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू, कितना आ गया आपके पास में, F3 किसके बराबर दिख रहा है, F3 sin 53 माइनस आई कैप प्लस F3 cos 53 एंड माइनस j। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे F3 is 10 sin 53 आपका हो गया 4/5 माइनस आई कैप प्लस 10 इंटू 3/5 माइनस j कैप। तो ये आ गया बेटा -8 आई कैप एंड -6 j कैप न्यूटन। तो आपने F3 भी निकाल दिया। समझ गए कि नहीं? देख लो अच्छे से, देख लो भाई अच्छे से, कैलकुलेशन देखो। अब बहुत आसान हो गया कि नहीं? अब यस सर। हाँ, अब डायरेक्ट बता सकते हो क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताओ, सोचकर बताओ कितना आएगा? -2 आई कैप -3 जे कैप। हाँ, -2 आई कैप एंड -2 नहीं ना, 3 आएगा ना रे, -3 जे कैप। -3 जे कैप भी बोला सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। अब आप डायरेक्ट देख लो, आप तीनों को ऐड कर दो। तो देयरफॉर मैं एडिशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, वेक्टर F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये हो गया आपका 10 आई कैप, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, यही लिखते हैं, 10 आई कैप प्लस -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ -8 आई कैप एंड -6 जे कैप। ये गलती कभी भी मत करना है कि -8 एंड -6 14 हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा वेक्टर में। हाँ, ध्यान रखना, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली, तो 10 - 4 6, सॉरी कितना बचेगा, +6 और ये, सो दिस इज -2 आई कैप एंड यहाँ पे 3 एंड -6, सो -3 जे कैप, और आंसर क्या में बन गया आपका न्यूटन में। तो ये आ गया आंसर, देख लो अभी। कोई डाउट है क्या? अरे भाई कोई डाउट है क्या? हेलो, एक मिनट देखने दो। हाँ, अच्छे से देखो, फिर मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ आपको, ये इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हो डायग्राम पे। इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम पर ही सॉल्व कर सकते हो। कोई सोचो, सीधे डायग्राम से, डायग्राम आएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड भी बताओ जरा कितना आएगा, पेज नंबर 10। √13। हाँ, √13। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो √13 आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट तो ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर। हाँ, अभी देखो ये पेज नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट पेज, यहीं पे डायरेक्ट देखो ये कितना आया, F3 cos 53 कितना है, F3 cos 53 है 6, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 6 है आपकी। F3 sin 53 कितना था, दिस इज 8, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 8 है। F2 sin 37 कितना है, 3 है, ये वाली वैल्यू आपकी 3 है, और F2 cos 37 कितना है, 4 है, ये वाली वैल्यू आपकी 4 है। क्या आप इतनी लंबी चौड़ी पंचायत नहीं करते और सीधे सीधे भी बता सकते थे क्या? सीधे सीधे भी बता सकते थे क्या? आपको इतनी लंबी चौड़ी पंचायत करने की जरूरत नहीं थी। यहीं पर देखकर आप यहीं पे F3 cos 53 की वैल्यू निकाल लेते, F3 sin 53 की वैल्यू निकाल लेते, F2 sin 37 निकाल लेते और F2 cos 37 निकाल लेते। डायरेक्ट बन जाता क्या? डायरेक्ट। हाँ, देख यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, डायरेक्ट अगर आप बनाओगे तो इधर पे कितना दिख रहा है, 10, लेफ्ट साइड पे एक है आपके पास में 4, और एक कितना है 8, और ऊपर की तरफ कितना दिख रहा है यहाँ पे 3, और नीचे की तरफ कितना दिख रहा है 6। समझ गए?
तो सीधे सीधे हो गया ना, f को आप सीधे लिख दो, यहाँ पे 10, ये हो गया 12, तो -2i कैप बचा एंड प्लस यहाँ पे 6 और 3 -3j कैप। डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया -2i कैप एंड -3j कैप न्यूटन। अभी समझ जाए कि नहीं? और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड आएगा -2 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर इज इक्वल टू √13 न्यूटन। क्लियर हो गया? हेलो, अरे देख लो अच्छे से। नो सर, नहीं सर समझा? एक बार बताओ फिर से। फिर से देख, नो सर, कुछ नहीं। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की मतलब नहीं थी। ये 10 है हाँ और ये f2 sin 37 कितना आया था सॉल्व करने पे? 3। हाँ हाँ f2 cos 37 यही सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 4। तो आपने नए डायग्राम पे एक 3 लिख दिया और ये जो था 5 न्यूटन, इसको ब्रेक करके यही लिख दिया 3 और 4 के फॉर्म में। ऐसे इसको ब्रेक करोगे तो ये वाला पार्ट कितना था इसका? 6। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 6 आएगा और f3 sin 53 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो आपने एक 8 लिख दिया और 6 लिख दिया और यहीं पे सॉल्व कर दो। x x डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर दो और y y डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर दो यहीं पे डायग्राम पे। तो ये हो गया 12 और ये 10, कितना बचा? -2। ठीक है, यहाँ पे 3 और ये 6, तो कितना बचा? -3। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, डायग्राम पे भी सॉल्व कर सकते हो और नहीं समझ- कैलकुलेशन कर हाँ बस यहीं पे, मतलब वो अभी इसके बनाए पहले पर। इसके पहले वाले पेज में जो कैलकुलेशन किए थे उसको भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको f2 sin 37, f2 cos 37, f3 cos 53 और f3 sin 53 इनकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है? अरे भाई समझ गए? हाँ Yes, sir. यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, डोज बहुत है, बाकी का कल करेंगे। ठीक है? Bye, sir. ओके। Okay, sir. Bye, sir.